तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक कारें रखने वाला देश है? तो यहाँ बात आती है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार रखने वाले देश की। तो ये देश का नाम है नॉर्वे। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ हाल ही में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारें हैं। और बात आती है नॉर्वे की, तो नॉर्वे की कैपिटल कौन सी है? ओस्लो। और ओस्लो में इलेक्ट्रिक टैक्सियों के लिए वायरलेस चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। और वायरलेस चार्जिंग किस तरह काम करता है वो आप इमेज के जरिए भी देख सकते हैं। 2018 में नॉर्वे में 46,143 नई इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री हुई। वहाँ 2023 तक शून्य उत्सर्जन प्रणाली कायम करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में निम्न में से कहां विश्व के सबसे बड़े ई वेस्ट रिसाइकलिंग यानी कि पुनर्चक्रण हब की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में विश्व के सबसे बड़े ई वेस्ट रिसाइकलिंग का शुरुआत हुई है दुबई में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और आप जो इमेज में देख रहे हैं वो है ई वेस्ट रिसाइकलिंग हब। और यहाँ बात आती है ई वेस्ट की। तो ई वेस्ट किसे बोलते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। जब हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लंबे समय तक प्रयोग करने के पश्चात उसको बदलने, खराब होने पर दूसरा नया उपकरण प्रयोग में लाते हैं, तो ये निष्प्रयोज्य खराब उपकरण को ई वेस्ट कहा जाता है। जैसे कि कंप्यूटर का किसी भी पार्ट या सामान जिसे हम ई वेस्ट बोल सकते हैं। और ई वेस्ट का रिसाइकलिंग के बारे में बात कही गई है इस क्वेश्चन में। तो ये देखिए, एनवायरोसर्व कंपनी द्वारा दुबई इंडस्ट्रियल पार्क में खोले गए ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट पर $5 मिलियन की लागत आई है। इस रिसाइकलिंग हब की प्रसंस्करण क्षमता 1 लाख टन प्रति वर्ष है, जिसमें से 39,000 टन ई वेस्ट होगा। तो यहाँ आप इमेज के जरिए भी देख सकते हैं जो हाल ही में दुबई में ई वेस्ट रिसाइकलिंग हब ओपनिंग किया जा रहा है, उसी की इमेज है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच अंतर सरकारी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच अंतर सरकारी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है भारत और अमेरिका की। तो ये देखिए, दोनों देशों के बीच कंट्री बाय कंट्री, जिसे हम CBC कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टों का आदान प्रदान सुगमता से हो सकेगा। और इसका सीधा लाभ दोनों देशों में मौजूद बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मिलेगा। तो हाल ही में ये भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सभी प्रमुख कृषि आवश्यकताओं के लिए समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक ने कृषि डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, हाल ही में एक बैंक है जिसने कृषि डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने की घोषणा की है, और वो बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो ये देखिए, एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 6 कंपनियां जैसे कि स्काईमेट वेदर सर्विसेज, वेदर रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज, बिग हार्ट, एग्रोस्टार इंडिया, EM3 एग्री सर्विसेज और पार्टी एग्री सर्विसेज ने, ये 6 कंपनियों ने इस परियोजना के लिए बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसी के तौर पर ये बैंक ऑफ बड़ौदा करंट अफेयर में आ गया है। और यहाँ बात आती है बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो ये देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के
प्रबंधक निदेशक और सीईओ कौन है? PS जयकुमार। इसका कारण बताते हुए कहा, बैंक कृषि सेवाओं के डिजिटलीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और यह सहयोग कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग को ध्यान में रखते हुए किया गया एक आदर्श प्रयास है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच फरवरी में स्टार्टअप सहयोग पर हुए समझौते को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, हाल ही में फरवरी में एक स्टार्टअप सहयोग पर भारत और दक्षिण कोरिया, ये दोनों देशों के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है और इसका क्वेश्चन डी सही है। और यहां बात आती है दक्षिण कोरिया की। तो इस स्टार्टअप सहयोग क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। इसका उद्देश्य दोनों देशों के स्टार्टअप के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना और भारत के एक कोरिया स्टार्टअप सेंटर की स्थापना करना है, ताकि स्टार्टअप कंपनियों के विचार, तकनीकी और डिजाइन वाणिज्यीकरण किया जा सके। और यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये है इंडिया और यहाँ है साउथ कोरिया। और इंडिया और साउथ कोरिया के बीच हाल ही में ये स्टार्टअप पर एग्रीमेंट बना हुआ है, यानी कि ये आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हाल ही में मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 में से कितने सदस्य देशों ने इसका समर्थन किया है? तो दोस्तों, ये मसूद अजहर जो एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में काफ़ी चर्चा हो रही है और उसी में 15 में से लगभग 14 देशों ने इस बात का समर्थन किया है कि इस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन एक ऐसा देश है, इसी ने इस बात का विरोध किया है और वो कौन सा देश है? चीन। तो यहाँ बात आती है मसूद अजहर की। तो ये देखिए, ये सिक्योरिटी काउंसिल और इस समिति के तहत जो प्रस्ताव लाया जाता है उसके खिलाफ कोई भी एक सदस्य वोटिंग करता है तो वह रद्द हो जाता है। सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य देशों को प्रस्ताव लाने के लिए 10 दिनों के भीतर इसका विरोध करना होता है। हर बार चीन निर्धारित अवधि समाप्त होने के कुछ घंटे पहले इसका विरोध कर अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों पर पानी फेर चुका है। पिछली बार 13 मार्च 2019 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 में से 14 सदस्यों ने इसका समर्थन किया था। लेकिन दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये चीन ने इसका विरोध किया है। और ये प्रस्ताव किसने लाया है? तो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये 3 महासत्ताओं की ओर से इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव लाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में कितने व्यक्तियों को ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो निम्न में से किस व्यक्ति को हाल ही में किस व्यक्ति को ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में यशुआ बेंगियो, जेफरी हिंटन, यान लेकन, इन तीनों व्यक्तियों को हाल ही में ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है ट्यूरिंग अवार्ड की। तो दोस्तों, एक कंप्यूटर से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसी से जुड़ा हुआ ये अवार्ड है, ट्यूरिंग अवार्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और ये तीनों व्यक्तियों को हाल ही में दिया गया है ट्यूरिंग अवार्ड। फिर से आप नाम भी देख लीजिए, ये है यशुआ बेंगियो, ये व्यक्ति है जेफरी हिंटन और ये व्यक्ति है यान लेकन। इन तीनों व्यक्तियों को हाल ही में ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन। मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए भारत
और कौन सा देश मिलकर काम करने पर सहमत हो गए हैं? तो दोस्तों हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ये दोनों देश मिलकर ये हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए एक सहमत हो गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है इंडोनेशिया की और भारत की और मादक पदार्थों के रोकथाम की। तो ये देखिए, इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच हुआ MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसे क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अमल में आ गया है। और इस समझौते से मादक पदार्थों के नियमन तथा मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए परस्पर सहयोग में मदद मिलेगी। भारत ने 37 देशों के साथ ऐसी संधियां, सहमति पत्र या तो समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में आप इंडोनेशिया को मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, तकनीकी ही ताकत है, यह कथन निम्न में से किस महानुभाव का है? तो हाल ही में हमने ये मिशन शक्ति के तहत जो कारनामा कर दिखाया है, यानी कि तकनीकी ही ताकत है, ऐसा कथन ये 4 में से किस व्यक्ति ने दिया है? तो एक कथन दिया है हमारे फॉर्मर हमारे साइंटिस्ट रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। और उसी ने बोला है कि तकनीकी ही देश की सच्ची ताकत है। यानी कि इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। और आज हमारे बीच नहीं ही रहे हैं, लेकिन इसका कथन आज हमारे कानों में भी गूंजता है कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे गए हो, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। ऐसा कथन हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा है। और उसने ये भी कहा है कि तकनीकी ही ताकत है। तो शत शत नमन APJ अब्दुल कलाम को। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रख्यात साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता का दिल्ली में 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो दोस्तों हाल ही में ये रमणिका गुप्ता का 89 वर्ष की अवस्था में हाल ही में निधन हो गया है। और वो एक प्रख्यात साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। और यहाँ बात आती है रमणिका गुप्ता की। तो आप इमेज में देखिए, ये है रमणिका गुप्ता जो हाल ही में उसका निधन हो गया है। और उसी के बारे में क्या याद रखना है? वह साहित्य, समाज सेवा और राजनीति सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हुई थी। उन्होंने स्त्री विमर्श पर बेहतरीन काम किया और वह सामाजिक सरोकारों की पत्रिका युद्धरत आम आदमी की संपादक भी थी। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में विधायक रही रमणिका गुप्ता की आत्मकथा हादसे और आप हुदरी बेहद लोकप्रिय पुस्तक मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किसने कहा कि चुनावी बॉन्ड राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को बर्बाद करते हैं? तो ये चुनावी बॉन्ड राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को बर्बाद करते हैं, ऐसा कथन इनने में से किया है हमारे भारत के चुनाव आयोग ने। और कहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। और हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और हमारे हाल ही के निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है? सुनील अरोरा। और उसके सहायक 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी हो गए, निर्वाचन आयुक्त, और वो है अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। तो उसी ने हाल ही में कहा है कि भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि चुनावी बॉन्ड राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को बर्बाद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने खतरनाक कानूनों के साथ प्रमुख कानूनों में भी किए गए संशोधनों की ओर इशारा किया है।
आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किस उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स और क्लिनिकल परीक्षण नियम 2019 को अधिसूचित किया है? तो हाल ही में देश में नैदानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स और क्लिनिकल परीक्षण नियम 2019 को अधिसूचित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों हाल ही में हमारे केंद्रीय जल आयोग के यानी कि ये सेंट्रल वाटर कमीशन और उसी के चेयरमैन है श्री एस मसूद हुसैन, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है सेंट्रल वाटर कमीशन की, तो ये देखिए केंद्रीय जल आयोग जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है और वर्तमान में भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के संलग्न कार्यालय के रूप में यह सेंट्रल वाटर कमीशन कार्य करता है। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में एक 22 मंजिला व्यावसायिक इमारत में आग लगने से तकरीबन 19 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं? तो दोस्तों हाल ही में आग लगी है बांग्लादेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और बांग्लादेश की एक ढाका में 22 मंजिला व्यावसायिक इमारत में आग लगने से 19 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। आप ये इमेज में भी देख सकते हैं। तो ये देखिए बांग्लादेश में ढाका के बनानी इलाके में आज तीसरे पहर एक 22 मंजिला व्यावसायिक इमारत में आग लगने से 19 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक घायल हो गए, जो आप इमेज में भी देख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस देश ने सुल्तान अजलन शाह कप में हिस्सा नहीं लिया है? तो हाल ही में भारत और अन्य देश के बीच जो फाइनल आयोजित होने वाला है और उसी के तहत यहाँ देखा जाए तो किन किन देशों ने ये सुल्तान अजलन शाह कप में हिस्सा लिया? तो दक्षिण कोरिया ने भी लिया, कनाडा ने लिया, जापान ने लिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ये अजलन शाह कप में हिस्सा नहीं लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है अजलन शाह कप की, तो ये देखिए 2019 सुल्तान अजलन शाह कप के बारे में। सुल्तान अजलन शाह कप ये 28वां संस्करण होगा और यह मलेशिया के इपोह में 23 से 30 मार्च तक आयोजित किया गया। इस वर्ष के कप के लिए टीमों की संख्या पिछले वर्ष के टूर्नामेंट के समान ही है, जहां कुल 6 टीमों ने इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया है। कौन कौन से 6 देश थे? भारत, कनाडा, जापान, मलेशिया, पोलैंड और दक्षिण कोरिया, जो सुल्तान अजलन शाह कप के इस संस्करण में भाग लिया है। और दोस्तों कल के वीडियो का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एनएम सद्गुरु वाटर एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की अगुवाई में किस राज्य में बरसात के पानी को रोकने के लिए 23 नए चेक डैम बनाए गए? तो लगभग सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है। मध्य प्रदेश में बरसात के पानी को रोकने के लिए ये जो एनजीओ है उसी ने 23 नए चेक डैम बनाए हैं और वहाँ जल स्तर में काफ़ी बढ़ावा हुआ है। और आज के वीडियो का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दुनिया भर में वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और इसी में से एक सही आंसर चुनकर आपको मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर लिखकर मुझे बताना है। और दोस्तों हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ दोस्तों आपके मोबाइल में जो फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट है और इसी के ज़रिए अपने दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो बनता है,
कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।